नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो जबलपुर से है। जहरीली कफ सिरप को लेकर एक्शन लिया गया है। कटारिया फार्मास्यूटिकल्स पर प्रशासन ने कार्रवाई की और कटारिया फार्मा का गोदाम और दुकान दोनों सील कर दिया गया। कटारिया फार्मा ने कोल्ड सिरप की सप्लाई की थी और छिंदवाड़ा में 3 स्टॉकिस्ट को सप्लाई ये सिरप की गई थी और प्रशासन ने 1 हफ्ते पहले स्टॉक जब्त किया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद कटारिया फार्मा सील कर दिया गया है। तो बड़ी खबर जबलपुर से पहुंचा रहे। जहरीली कफ सिरप को लेकर एक्शन देखने को मिला है, जहां प्रशासन ने कार्रवाई की है। कटारिया फार्मा का गोदाम और दुकान दोनों सील कर दिए गए हैं। बता दें, कटारिया फार्मा ने ही कोल्ड सिरप की सप्लाई की थी और छिंदवाड़ा में 3 स्टॉकिस्ट को ये सिरप सप्लाई की गई थी। प्रशासन ने 1 हफ्ते पहले स्टॉक को जब्त भी कर लिया था। जांच इस पूरे मामले की जा रही थी और जांच रिपोर्ट आने के बाद कटारिया फार्मा अब सील कर दिया गया है। तो जहरीली कफ सिरप का ये पूरा मामला जिसमें कई बच्चों की जान गई है और अब कटारिया फार्मा पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो बच्चों की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ था, जिसमें कोल्ड ड्रिप सिरप का संलिप्तता समझ में आ रही थी। तो उसका समाचार प्राप्त होते ही इनका जो जांच करी गई थी उसमें जो स्टॉक था, यहाँ से सप्लाई पाई गई थी कोल्ड ड्रिप सिरप की, तो तुरंत जो भी स्टॉक था उसको सीज कर दिया गया था। चेन्नई से इनने 660 सिरप बुलवाई थी, जिसमें से 594 छिंदवाड़ा भेजी जा चुकी थी, जिसकी जांच वहाँ पर हो रही है। बाकी इनके पास जो 66 सिरप का स्टॉक था तो उसको उसमें से 50 को पहले फ्रीज कर दिया गया था और 16 को भोपाल टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया था। तो अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि जो टेस्टिंग के लिए भेजी गई थी वो कोल्ड ड्रिप सिरप अमानक पाई गई है, इसलिए बाकी सभी को सीज कर दिया गया है और दुकान को भी सीज कर दिया। में छिंदवाड़ा में जो कप सिरप के माध्यम से 13 बच्चों की मौत हुई है, इस तरीके की घटना भी घटित हुई थी। तो उन कप सिरप की सप्लाई यहाँ जबलपुर से कटारिया ये जो फार्मास्यूटिकल हैं यहाँ से की गई थी। तो ये जानकारी मिली तो कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम महोदय के निर्देशन में अग्रिम कार्रवाई जांच किए जाने तक हमने जो गोदाम जिसमें दवाइयाँ रखी हुई थी उसको सील कर दिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। संजीव जी, कटारिया फार्मा से कब और कितनी मात्रा में कहाँ पर ये सप्लाई की गई थी? देखिए, कटारिया फार्मा का कहना यह है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नरसिंहपुर में ही ये पूरी सप्लाई की है। क्षमा कीजिए, छिंदवाड़ा में ही ये सप्लाई की है, कहीं और जगह नहीं की है। छिंदवाड़ा में भी सिर्फ 3 जगह पर जो इनके स्टॉकिस्ट हैं उनको सप्लाई की है। बैतूल या अन्य किसी जगह कटारिया फार्मा से ये सप्लाई नहीं की गई है, ऐसा उनके जो रिकॉर्ड है उसको देख के पता लगा। और जो दवाइयां हैं वो 3 स्टॉकिस्ट ने किस किस को भेजी है उसकी जांच करने के लिए जबलपुर से ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम 2 दिन से वहीं पर है और वो जांच कर रही है कि उन 3 स्टॉकिस्ट ने किस किस को दवाइयां दी है। संजीव जी, इस फार्मा की तरफ से इस सिरप की सप्लाई कितने समय से की जा रही है? क्या पहले भी इस तरीके से सिरप की सप्लाई की जाती थी? तो क्या पहली बार ऐसे लापरवाही का मामला आया यहाँ से? हाँ, बिल्कुल। इनका कहना है कि इस सिरप का लगभग 600 बोतल का एक एवरेज है जो अलग अलग जगह भेजी जाती है और इस बार भी ऐसा ही था। समय जब बदलता है, खांसी सर्दी बढ़ जाती है, सीजन बदलने से तो कम ज्यादा होती है, तो ये लगातार सप्लाई चलती रहती थी, लेकिन ये पहली बार ही ऐसी दिक्कत आई है। देखिए, जो कार्रवाई की गई है, दुकान और गोदाम को सील किया गया, जिन स्टॉकिस्ट को इन्होंने सप्लाई किया था, क्या उनकी तरफ से कोई कंप्लेन इनके पास नहीं आई थी इस सिरप को लेकर? नहीं, इनके पास तो कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। जब पहले तो सरकार भी यही दावा कर रही थी कि कफ सिरप से ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन जब मेडिकल की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद जब टेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई, तब पता चला है कि जो दवा है उसी में ज्यादा मात्रा में केमिकल डाले गए हैं, जिससे बच्चों की मौत हुई। क्या और भी फार्मा है जहां पर टीम पहुंच सकती है कार्रवाई के लिए? चूंकि जो राजपाल कटारिया है उन्होंने एनडीटीवी को बताया था कि वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस पूरे एरिया के लिए, तो अन्य कहीं ये दवा नहीं आती और यही अपने स्टॉकिस्टों को भेजते हैं। तो फिलहाल तो जबलपुर में एक ही कार्रवाई की गई है, बाकी जो भी कार्रवाई है वो छिंदवाड़ा में की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका जानकारी के लिए। और छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, जिसमें मृतक बच्ची योगिता ठाकरे का पोस्टमार्टम किया जाएगा। लगातार बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है
कल नागपुर में 2 साल की योगिता की मौत हुई थी। योगिता के शव को परिजन दफन कर चुके थे। दफन शव को प्रशासन की मौजूदगी में बाहर निकाला गया। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में अब पोस्टमार्टम किया जाएगा। छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। कल नागपुर में योगिता ठाकरे जो कि 2 वर्षीय बालिका थी, जिसकी कल नागपुर में निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, कल बड़कुही में शाम को परिजन उसे लेके आए थे। आप देखें कि अभी छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में हम इस समय मॉर्चरी होम के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे योगिता ठाकरे का शव लाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 1 से 2 घंटे बाद पोस्टमार्टम यहाँ पे हो जाएगा। आपको बता दें कि कल योगिता के परिजनों ने योगिता का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन आज प्रशासन की मौजूदगी में कब्र से योगिता का शव बाहर निकाला गया पोस्टमार्टम के लिए, और छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के मर्चुरी बॉक्स में उसे योगिता को अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लाया गया है। पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई है। आप देखें कि तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। मीडिया को अंदर जाने की यहाँ पे फिलहाल इजाज़त नहीं है। लगातार पुलिस के आप देख सकते हैं जवान अंदर तैनात है, और इसी एम्बुलेंस से योगिता के शव को लाया गया। आप देखें 2 एम्बुलेंस तमाम यहाँ पे पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। योगिता का शव का पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई। लगभग 1 से 2 घंटे बाद जो है योगिता के शव का पोस्टमार्टम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। वहीं जो है मृत्यु के असली कारणों का भी यहाँ पे पता चल पाएगा। लगातार डॉक्टरों की टीम योगिता का शव जो है उसका पोस्टमार्टम यहाँ पे कर रही है। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टरों की टीम मीडिया को योगिता के पोस्टमार्टम के बारे में जानकारियां देंगी। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा हम रुख करेंगे। निहारिका, देखिए योगिता का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ऐसी जानकारी आई थी। अब आपके पास क्या कुछ अपडेट है? क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? रिपोर्ट की बात की जाए तो कब तक की रिपोर्ट आ जाएगी? देखिए, पोस्टमार्टम अभी जारी है। करीब 1 घंटे तक ही पोस्टमार्टम अभी जारी रहेगा, जिसके बाद रिपोर्ट के लिए प्रोसीजर जो है वो शुरू होगी, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। अभी हाल फिलहाल में हमारी एडीएम धीरेन्द्र सिंह से बात हुई। उन्होंने बताया कि 14 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 14 बच्चों के जो परिजन हैं उनके अकाउंट में 4-4 लाख रुपए की राशि जो है वो भेजी जा रही है। 8 ऐसे बच्चे हैं जिनका नागपुर में इलाज जारी है, और वो जो नागपुर में मरीज बच्चे हैं जिनका इलाज जारी है उनका सरकार खर्चा उठा रही है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर प्रक्रिया फॉलो की जा रही है, कथित आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को कर लिया गया था और उसके हिरासत में ले लिया गया है, और उसके बाद अब उनकी जो कार्रवाई है वो भी आगे की जारी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि उन्हें कब पेश किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी उनकी नहीं की गई है। यही कारण है क्योंकि आज कोर्ट बंद है। ऐसे में अगर गिरफ्तारी कर ली जाती तो आज उन्हें पेश करना होता। अब जो पुलिस है वो इनकी गिरफ्तारी करेगी। हालांकि वो पुलिस कस्टडी में ही है। कहाँ है उनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की जा रही, क्योंकि एसपी अजय पांडे का ये कहना था कि लोकेशन इसलिए डिस्क्लोज नहीं की जा रही क्योंकि उनकी जान को खतरा है। दूसरी चीज सामने ये आई थी कि पहले सरकार और जो प्रशासन है वो पोस्टमार्टम नहीं करा रहा था। लगातार सवाल उठा रहे थे। एनडीटीवी ने भी लगातार सवाल उठाए थे, और एनडीटीवी ने कहा था कि पोस्टमार्टम आखिर क्यों नहीं हो रहा है। और अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो हमारी खबर है उसका असर हुआ है, क्योंकि अब पोस्टमार्टम हो रहा है। ऐसे में जो 2 साल की बच्ची योगिता ठाकरे, जिसका कल देहांत हुआ था नागपुर में, उसको कल ही छिंदवाड़ा ले आए गए थे, और जब छिंदवाड़ा लेकर आए तो उसके बाद उसके परिजनों ने दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। तो देखिए एडीएम से भी हमारी टीम ने बातचीत की थी, उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपको सुनवाते हैं। छिंदवाड़ा में हुई मौतें और अभी जो जारी इलाज है उसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह जी मौजूद है, छिंदवाड़ा से हैं, और ऐसे में उनसे हम जानकारी लेते हैं। सर, अगर हम ऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो अभी ऑन पेपर कितने बच्चों की मौत घोषित की जा चुकी है? 14 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, और उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि भी स्वीकृत कराई है, उनके अकाउंट में डाल दी गई है। सर, पहले ये आंकड़ा 11 था, उसके बाद 11 बच्चे परासिया के हैं। 11 बच्चे जो हैं वो परासिया के, बाकी छिंदवाड़ा के हैं। 3 बच्चे छिंदवाड़ा जी, एक चोरई का है, बाकी 2 छिंदवाड़ा के हैं। जी, अभी कितने बच्चों का इलाज जारी है सर? और अभी 8 बच्चों का इलाज नागपुर के अस्पतालों में है।
मेडिकल कॉलेज नागपुर में है 4 बच्चे, एक एम्स में हैं और 3 अलग अलग मेडिकल कॉलेज में। इसके लिए प्रशासन के द्वारा जो है डॉक्टर्स की टीम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम लगा दी गई है और ये जो है बच्चों के इलाज की सतत निगरानी रखेंगे, उनके अभिभावकों के संपर्क में रहेंगे और जो भी उनकी नीड्स हैं, जो उनकी आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति करवाएंगे। ये जो सहायता राशि दी जानी थी सर, ये कब तक सारे जो घर वाले हैं उनको मिल जाएगी? उनके अकाउंट्स में चली गई, चली जा चुकी है। चली अच्छा, और ये जो इलाज के लिए बात कही थी सरकार ने कि इलाज अब सरकार हाँ, इलाज गवर्नमेंट करा रही है। जो कथित आरोपी है सर उसको भी एफआईआर दर्ज हो गई है, संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर कस्टडी में भी ले लिया है पुलिस ने। आज यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एसपी ने बताया है कि उनको कस्टडी में ले लिया गया है। तो किस तरह से आगे की कार्रवाई देख रहे हैं? अब पुलिस में कोर्ट में केस चला गया है और भी अभी जांच चल रही है और भी मेडिकल स्टोर्स पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। लगातार सतत रूप से जो सिरप है उसकी हम लोग अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पे जांच करा रहे हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जांच चालू हो गई है। सर अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था लेकिन अब पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जी, क्या कारण है सर? और बायोप्सी भी करवा रहे हैं, किडनी की बायोप्सी भी। पर अब अभी तक पोस्टमार्टम की मांग ही उठ रही थी पर करा नहीं रहे ये थे। पुराने केस थे, उस समय कोई डिमांड नहीं थी। जी, लेकिन कुछ फैमिलीज का ये कहना है कि हम चाहते थे पोस्टमार्टम हो लेकिन करवाया नहीं गया। नहीं, ऐसा कोई था, ऐसी कोई डिमांड। अच्छा, और एक आखिरी सवाल सर, आज एक 2 साल की बच्ची का बॉडी निकाली है। पोस्टमार्टम हो रहा है जी, तो बॉडी निकाल कर ले जाने का क्या कारण था सर? उनकी डिमांड रही होगी। जी, बिल्कुल। तो आपने सुना जो अपर कलेक्टर है धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सहायता राशि है वो सारे लोगों के अकाउंट्स में जा चुकी है। जो अभी भी मरीज जो है वो नागपुर में एडमिट है, उनका इलाज सरकार करा रही है और अब किस तरह से पोस्टमार्टम भी सारे जो डेड बॉडीज है उनका कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी सतत रूप से जारी रहेगी। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। और हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ लगातार बनी हुई, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। निहारिका, आपकी बातचीत हम सुन रहे थे, उसमें जिक्र किया गया कि परिजनों की मांग पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अब सवाल ये भी है, जो और मौतें हुई थी उनका पोस्टमार्टम हुआ या फिर नहीं? क्या परिजनों की तरफ से मांग की ही नहीं गई थी, और अगर की गई थी तो पोस्टमार्टम आखिर क्यों नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि पोस्टमार्टम की मांग शुरू से उठ रही थी लेकिन सरकार ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। सरकार ने मामले को लगातार दबाने की कोशिश की। कल भी हमने एक मां से बात की थी, उन्होंने कहा हमसे पोस्टमार्टम की बात ही नहीं की। अगर हमसे बात की होती तो हम इस मामले में कार्रवाई की मांग जरूर करते और हम पोस्टमार्टम जरूर कराते। अब यही मांग जो उठ रही थी, उसके बाद अब योगिता ठाकरे का आज शव उसके कफन से निकाला गया और उसके जो कब्र थी उससे निकाला गया और उसके बाद उसका जो शव है वो छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल लेकर आए। वहां पर मेरे सहयोगी शाश्वत शर्मा मौजूद थे। शाश्वत, छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में जो योगिता ठाकरे है उसका शव आया है, अब वहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है उसका। देखिए, बिल्कुल अभी तकरीबन आधे से 1 घंटे पहले जो योगिता, जो कि कल नागपुर में मृतक हुई, 2 वर्षीय बच्ची है, जिसका कल शाम को क्रिमेशन हो गया था, लेकिन परिजनों की मांग पर प्रशासन ने कब्र से उसकी बॉडी को बाहर निकाला और तकरीबन अभी आधे से 1 घंटे पहले अस्पताल में पोस्टमार्टम की जो है प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई है और लगभग 1 घंटा और है। 2 घंटे का जो टाइम दिया गया था डॉक्टरों ने ये कहा था कि पोस्टमार्टम करने के बाद, हालांकि मीडिया को इस कार्रवाई से काफ़ी दूर रखा गया था, लेकिन तकरीबन अभी 1 घंटे का और समय बचा। 1 घंटे के बाद पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर जो है योगिता की जो मौत के जो सही कारण है वह मीडिया को यहाँ पे विस्तृत रूप से यहाँ पे चर्चा करेंगे और सही कारण जो है योगिता की मौत का सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए योगिता की मौत का कारण भी सामने आएगा, लेकिन ऋतु, जैसे कि आप कह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज तक इंतजार पोस्टमार्टम का क्यों किया गया था। जब ये सवाल हमने एडीएम से किया तो वो कहीं ना कहीं बात को टालते हुए नजर आया। उनका ये कहना था कि वो पुरानी मौतें थी, उस वक्त पोस्टमार्टम की मांग नहीं थी। अब ये क्रिमिनल केस बन गया है, इसलिए इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो मांग उठेगी पोस्टमार्टम की या पोस्टमार्टम एक प्रोसीजर होता है, ये भी तो देखने वाली बात होती है ना। देखिए, बिल्कुल सही, एक ये रूटीन प्रक्रिया है। इसमें किसी का देखिए, शुरू से अगर मामले को देखा जाए तो छिंदवाड़ा जिला प्रशासन का जो रवैया है इस मामले में पूरा ढुलमुल रहा है। आप देखिए, कोऑर्डिनेशन की भी कमी है राज्य स्तर से भी और जिला स्तर से भी। देखिए, जब कलेक्टर ने 2 जो सिरप्स को बैन किया था, उसी समय राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वह 2 सिरप को क्लीन चिट दे रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि सिरप से मौतें नहीं हुई है, जबकि जिला प्रशासन ने यहाँ पे 2 सिरप्स को यहाँ पे बैन रखा। तो देखा जाए पूरे स्तर से ही, अगर ऊपर से नीचे तक स्तर पे देखा जाए तो काफ़ी शासन का ढुलमुल रवैया यहाँ पे रहा है और कहीं ना कहीं देखे जो कोऑर्डिनेशन की भी कमी यहाँ पे साफ दिखाई देती है। चाहे जिला स्तर के अधिकारी हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं राजेंद्र शुक्ला, उनके बीच, उनके विभाग जो है और जिला प्रशासन छिंदवाड़ा, उनके बीच कहीं ना कहीं यहाँ पे समन्वय की कमी भी दिखी है और जिसके कारण देखिए इतने बच्चों की यहाँ पे जान चली गई है। देखिए, अभी तक 11 मौतें, अब 14 मौतों की बात हो रही है। अब देखिए, पांडुरंग जिले से भी एक खबर आ रही है कि 15वीं मौत, हालांकि उसकी अधिकृत अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर ये पुष्टि हो जाती तो ये 15वीं मौत। बिल्कुल,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पोस्टमार्टम आज तक इंतजार करने के बाद किया गया और उसके बाद जब एडीएम से सवाल किया जा रहा है तो वो इसको परिजनों पे ढोल रहे हैं, जबकि परिजन ऑलरेडी बोल चुके थे कि हम लोगों से पोस्टमार्टम की बात आज तक की ही नहीं गई। कल तक भी वो क्रिमेशन जब हो चुका था उसके बाद आज का इंतजार किया और आज वो शव जिसे दफना दिया गया था उसे निकालकर और फिर पोस्टमार्टम के लिए लेकर आया। इसके अलावा ऋतु में एक जगह और ये बात करना चाहूंगी कि पहले जैसे कि शाश्वत भी बोल रहे, पहले 11 बच्चों की मौत की पुष्टि की गई। अब जब हम बात कर रहे हैं सरकारी अधिकारियों से तो वो 14 बच्चों की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन वो 14 बच्चों की लिस्ट आज तक हमारे हाथ में नहीं आई है। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्या अभी भी जो मौतें हुई हैं उनके आंकड़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है? अभी हम पिछले 1 घंटे से एडीएम के ऑफिस के बाहर खड़े थे, हमने यहाँ पर ज्वाइंट जो कलेक्टर है उनसे भी बात करने की कोशिश की, कोई बात भी नहीं करना चाह रहा है। जो सीएमएचओ है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वे पांडुरना में है। ऐसे में जो उनके अधिकृत यहाँ पर अफसर है वे फोन नहीं उठा रहे, वे किसी से मिल नहीं रहे और ऐसे में वो 14 बच्चे जिनकी औपचारिक तौर पर ये इन लोगों का कहना है जो अधिकारी है कि उनकी मौत हो चुकी है, उनके अकाउंट्स में इवन राशि भी ट्रांसफर की जा रही है, उसके बावजूद आप अगर उनकी लिस्ट नहीं दे पा रहे तो इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, मैंने जैसे कहा कि जिला स्तर पे देखिए काफ़ी ढिलाई यहाँ पे बरती गई। देखिए सुबह जब मैंने जब रिपोर्ट की थी तब भी मैंने अनाधिकृत रूप से बता दिया था कि 14 मौतों के जो आंकड़े हैं फिलहाल हमारे पास है, लेकिन अधिकृत पुष्टि नहीं हुई। आप देखें सुबह 7 बजे से 14 मौतों के आंकड़े यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन अब देखें 8 से 9 घंटे हो गए, अब जाके जो है जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं अब जाके जो है 14 मौतों की पुष्टि कर रहे हैं और अभी तक लिस्ट यहाँ पे हाथ में नहीं है। और कई केसेस ऐसे हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं। देखिए उनको कब लिस्ट में जोड़ा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। और ऐसे अब बैतूल जिले से भी मौतों की खबर आ रही है, पांडुरना जिले से भी। तो आखिरकार देखिए मौतों की कितनी मौतें हुई हैं यहाँ पे, प्रशासन इसको आइडेंटिफाई करने में लिस्ट जारी अगर कर दें तो इसको हम औपचारिक तौर पर दिखा पाएंगे। तो ये मेरे पीछे जो कमरा है, ये कमरे में ही ज्वाइंट कलेक्टर बैठे हुए हैं और इसी के अंदर वो प्रक्रिया चल रही है जिसके माध्यम से जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को राशि दी जा रही है। ऐसे में 4-4 लाख रुपए की राशि देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सामने एडीएम का ऑफिस है जहाँ पे हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, उसके बाद यहीं पर ही ज्वाइंट कलेक्टर जो है वो भी बैठी हुई है। जब उनसे जाकर हम लोगों ने लिस्ट मांगने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम अधिकृत नहीं है। एडीएम कह रहे मैं अधिकृत नहीं हूँ, जो यहाँ पर डीएमओ है वो कह रहे मैं अधिकृत नहीं हूँ। तो आखिरकार लिस्ट देने के लिए अधिकृत कौन है? कलेक्टर का इंतजार यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो पिछले 3 घंटे से कर रहे हैं, कलेक्टर यहाँ नहीं पहुंचते हैं। सब एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे हैं कि आखिरकार हम हैं कहाँ, इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। और उसके बाद जब आधिकारिक रूप से औपचारिक तौर पर हम 14 बच्चों की लिस्ट मांगते वो लिस्ट भी नहीं है। तो आखिरकार क्या अभी भी बच्चों की मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब कल एनडीटीवी परासिया पहुंचा तो वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहला जो मामला निकला था वो मामला भी हमारे सामने आया देवांश का। वो देवांश का नाम लिस्ट में नहीं था। आज जब हम कोशिश कर रहे हैं कि 14 बच्चों की लिस्ट सामने आए ताकि पता चल सके कि किन किन बच्चों का नाम उसमें है और किन बच्चों का नाम उसमें नहीं है, लेकिन वो लिस्ट भी आज तक वो देने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज को भी छुपाने की कोशिश? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए कल जब दिव्यांश के जब यहाँ गए थे वहाँ से ही बैतूल के बच्चे का जो पता लगा था। एनडीटीवी की टीम ने ही बैतूल के एक बच्चे का ऐसा केस निकाला जिसके पास इलाज प्रवीण सोनी के पास हुआ था। आप देखिए शासन उसको जो है मृत्यु की दर्जे के श्रेणी में लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं आंकड़े भी छुपाने की यहाँ पे कोशिश है और शासन या तो केपेबल ही नहीं है, अक्षम है कि मौतों को आइडेंटिफाइड ही नहीं कर पा रहा है कि किस बीमारी से किस बच्चे की मृत्यु हुई है। जब 8-9 मौतें हो गई, देखिए जब 4 मौतें हुई थी तब भी मैं परासिया गया था, तब भी प्रशासन का जो है ढुलमुल रवैया था। शुरू से ही अगर इस मामले को देखा जाए तो प्रशासन ने काफ़ी ढिलाई यहाँ पे बरती है। खासतौर पे देखा जाए तो राज्य स्तर पे, राजधानी के लेवल पे और जिले के स्तर पे भी समन्वय की साफ कमी यहाँ पे दिखाई देती है। आप पूरे बिल्कुल शाश्वत सही कह रहे। देखिए कल जब देवांश के घर पर हम पहुंचे थे उसके बाद वहां से हमें बैतूल का भी एक बच्चे का पता चला था, जिसके बाद हमारे सहयोगी अकील ने बैतूल में जाकर जब जानकारी जुटाई तो ये सामने आया था कि जो बैतूल का कबीर यादव था उसका नाम भी लिस्ट में नहीं था और उसके बाद वो आज तक भी अपने लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भटक रहे थे। बैतूल में 2 मौतें हो चुकी है, उसके अलावा छिंदवाड़ा में क्या कबीर यादव, इन दोनों का नाम लिस्ट में नहीं था। जैसा कि सवाल आपने भी खड़ा किया, यही सवाल एनडीटीवी भी कल खड़ा कर रहा था निहारिका लगातार कि 14 बच्चों की मौत की पुष्टि अगर की जा रही है तो आखिर लिस्ट कहां है? क्या आंकड़े छिपाने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा है तो आखिर क्यों है? नजरें आप दोनों बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका और शाश्वत आप दोनों का जानकारी के लिए।